जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं किसी कारणवश यहाँ से चला गया था। तो आज आपके सामने पुनः पेश हुआ हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो हमारी इंडिया हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसमें अपनी बात चल रही थी मुगल वंश में। तो बच्चों, हमारी बात हो रही थी मुगल वंश पर, और इस वंश में हमने बात की थी। ये 1526 में शुरू होता है भारतीय सत्ता पर, और ये चलता है 1707 तक। वैसे बच्चों ये चला था 1857 तक, है ना। तो 1707 के बाद में, वैसे 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो बाद में धीरे धीरे लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत में। तो उसके बाद में मुगल सिर्फ नाम मात्र के शासक बचे थे अंतिम में। वैसे औरंगजेब को माना जाता है। बाद में जो काल बचा था उसको मुगलोत्तर काल कह दिया था इतिहासकारों ने। तो उसका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास जो मिलता है वो हमें मिलता है 1707 तक, और 1707 में मृत्यु हो जाती है मुगल शासक औरंगजेब। वैसे तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कब तक चला था, और 1707 ऑप्शन में नहीं हो तो ठीक है, बात की 1857 तक चला था। क्यों? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारी हडसन के सामने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो इस मुगल वंश के संस्थापक के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, और संस्थापक के बारे में यह पढ़ा था कि इसका संस्थापक था बाबर, और बाबर को भारत में ले आए थे हम। बाबर को भारत में ले आए थे। तो अब जैसे ही बाबर को भारत में लेकर आए हैं, तो उसके बाद में देखते हैं कि बाबर ने भारत में क्या किया था। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पूरी डिटेल डाल रखी है, ठीक है ना। मुगलों के बारे में पूरी डिटेल डाल रखी है। अब देखो, इस बाबर के बारे में देखा जाए तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने वाले, बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने वाले 3 व्यक्ति थे। और ये पिछली क्लास में हमने बात भी की थी कि भारत में आने वाले निमंत्रण देने वाले कितने व्यक्ति थे। तो 3 व्यक्ति थे। बच्चों, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। आपका कोई जो डाउट होगा उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा कमेंट के द्वारा। बड़ा एक्सप्लेन हुआ तो अगली क्लास में करवा दूंगा। तो आप चैट करो, और जो कोई डाउट है तो वो डाल दूंगा। बाद में ना पढ़ता हूँ, ऐसे मत सोचना कि सर हमारे कमेंट पढ़ ही नहीं रहा। मैं लास्ट में पढ़ता हूँ सबके कमेंट। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती है तो वो चैट सारी मेरे पास सेव रह जाती है, तो उसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, है ना। तो आप टेंशन मत किया करो। अब ऐसा भी मत सोचा करो कि ना सर हमारा नाम नहीं ले रहा है। सबको दिल से नाम ले रहा हूँ, सबको नमस्कार बोल रहा हूँ, सबको गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, और जब जाऊंगा तब सबको गुड नाइट भी बोल कर जाऊंगा, है ना। अब देखो आगे की बात कि इस बाबर को भारत में बुलाने वाले या भारत आने का निमंत्रण देने वाले 3 व्यक्ति, इसके बारे में हमने बात की थी कि बाबर को भारत में बुलाने वाले 3 व्यक्ति थे। एक तो था दौलत खां लोधी, दौलत खां। बच्चों, एक की बात की थी हमने आलम खां। एक इसका चाचा था, एक इसका सूबेदार था, ठीक है ना। 2 तो ये। इसके कहने से जब बाबर नहीं आता है तो ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर एक अन्य शक्ति का परिचय करवाते हैं, और वो शक्ति थी मेवाड़ का महाराणा सांगा। तो इस तीनों व्यक्तियों के कहने से बाबर भारत में आया था। अब बच्चों, आगे यदि देखा जाए तो जैसे ही ये भारत में आता है, और भारत में आते ही सबसे बड़ी समस्या कि इस समय भारत का जो शासक था, उस शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, भारत का शासक इब्राहिम लोदी।
और इसके सामने कौन आ गया? मुगल बादशाह बाबर आ गया। तो अब दोनों की यदि बात की जाए तो इब्राहिम लोदी और बाबर, इस दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पूछा जाए कब हुआ था तो याद रखना यह युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है और यह युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। याद रखना इस युद्ध में आने का मुख्य उद्देश्य बाबर का राणा सांगा ही था। यदि सांगा सहयोग करेगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। तो सांगा के कहने से बाबर आ गया और बात 21 अप्रैल के दिन तक पहुंच जाती है। तो इस दिन बाबर ने इब्राहिम लोदी को आदेश भी दे दिया था कि भाई साहब पानीपत करनाल हरियाणा के मैदान में आजा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और किसके भरोसे? सांगा के भरोसे। लेकिन सांगा के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सांगा के सरदार मना कर देते कि हम बाबर का साथ देने के लिए नहीं जाएंगे, तो सांगा नहीं आता, इसे संपर्क काट लेता है। बाबर और सांगा के बीच में जो पत्र व्यवहार करवाया था वो पत्र व्यवहार करवाने वाला व्यक्ति था सलहदी तंवर। तो याद रखना यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बीच में पत्र व्यवहार किसने करवाया था? तो बच्चों याद रखना वो था सलहदी तंवर। इस सलहदी तंवर ने दोनों के बीच में पत्र व्यवहार करवाया था। अब बाबर से सांगा संपर्क काट लेता है कि मैं तो नहीं आऊंगा, अब तुझे बाबर जो करना है वो कर ले। बाबर क्या करता? इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आ गई सामने। बाबर के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। सिर्फ 20,000 सैनिक लेकर यह क्या करता था? युद्ध अभियान की तैयारियां किया करता था, युद्ध करना सीख रहा था। इधर अपने भाई साहब के पास सेना है 5 लाख की, इसमें 3 लाख तो है सवार सैनिक और बच्चों 2 लाख है पैदल सैनिक। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी अपनी 5 लाख की सेना, इधर भाई साहब के पास मात्र 20,000 सैनिक। और ये क्या करता है? अपने 2 तोपची, मुख्य 2 ही तोपची थे बाबर के, और दोनों को लेकर आता है और यहां पर इस मैदान के अंदर यह सजाता है अपना तोपखाना। एक का तो नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था बच्चों मुस्तफा खान। ये 2 इसके मुख्य तोपची है, एक का नाम उस्ताद अली है, दूसरे का नाम मुस्तफा खान है। अग्रिम भाग का नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे आगे बैठकर तोप चला रहे हैं। सामने खड़ी है 5 लाख की विशाल सेना, कोई हाथी पर बैठा है, कोई घोड़ों पर बैठा है। इतनी विशाल सेना देखकर दोनों का दिमाग खराब हो जाता है कि सबसे पहले हम मरेंगे इतनी बड़ी सेना के सामने। तो इसने क्या किया? एक टेक्निकल लगाई। किसने? उस्ताद अली ने और मुस्तफा खान ने, कि हम क्या करते हैं? 2 गोले फायर करते हैं, यहां से 2 गोले दागेंगे और दोनों गोले सेनाओं के बीच में गिराएंगे। तब जब वहां पर गोले पड़ेंगे तो चारों तरफ से धूल उठेगी और उसी धूल में हम तो इस साइड से खिसक जाना और मैं इस साइड से खिसक जाऊंगा, दोनों फरार हो जाएंगे। बाबर जाने बाबर का काम जाने, हम तो मरने के लिए नहीं आए हैं। इस सेना के सामने, इधर सामने 5 लाख की सेना है और इस दोनों भाइयों ने एक एक गोला दागा। क्या किया रे बच्चों? गोला दागा। अब गोला जैसे ही यहां पर बीच में गिरता है तो घोड़े की जो गर्जन होती है ये भयंकर गर्जन होती है, इसकी एक गर्जना हुई यहाँ पर। और अपने भारत के अंदर मैंने आपको बताया था कि छोटे स्तर पर हो गए थे बाजौर और बेरा में तोपों का प्रयोग। बड़े युद्ध स्तर पर या बड़ी लड़ाई के अंदर तोप पहली बार काम में लिए जा रहे हैं और वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? बाबर के द्वारा लिए जा रहे हैं। इससे पहले भारत में बड़े युद्ध स्तर पर किसी ने तोपों को काम में नहीं लिया था। अब देखो ये 5 लाख की जो सेना थी, इस सेना के अंदर 3 लाख सवार सैनिक हैं,
तो 3 लाख में अंदर आप मानकर चलो 1 लाख हाथी और 2 लाख घोड़े हैं, और वो अपनी जिंदगी में पहली बार तोप की आवाज सुन रहे हैं। उसने कभी अपनी जिंदगी में तोप की आवाज नहीं सुनी थी, इतनी भयंकर गर्जन, उस गर्जन से बच्चों वो पागल हो जाते हैं। पागल होते यहां से वापिस भागते हैं। तो वापिस भागते हुए जो पशु थे हाथी के और घोड़े, वो अपनी ही इस सेना को पैरों के नीचे रौंद कर चले जाते हैं। और इसी मैदान के अंदर मारा गया था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक एकमात्र ऐसा हुआ था जो मैदान में मारा गया था, वो ऐसे मारा गया था। यह बात मैंने आपको बताई थी, मुगल काल में पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर मारा जाता है। और युद्ध किसने जीत लिया? बाबर ने जीत लिया। इतना बड़ा युद्ध जीतते ही बाबर को हो जाता है घमंड, और घमंड भी इतना खतरनाक, मैं किसी को भी हरा सकता हूं। अब देखो बाबर को हो गया यहाँ पर घमंड, और घमंड होते ही अब ये राणा सांगा से बदला लेना चाहता है। और बच्चों, सांगा से जब बदला लेना है तो एक छोटा काम नहीं है। अब देखो, यह तो इसकी पहली लड़ाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से इसने दिल्ली पर अधिकार किया और आगरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो एक मतलब मुगल वंश की स्थापना हो चुकी है 1526 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल के दिन हो चुकी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वास्तविक मुगल सत्ता कब स्थापित हुई, तो उसकी बात करेंगे अब थोड़ी अभी। तो बच्चों अब देखो आगे क्या होता है। आगे ऐसे होता है कि पहला युद्ध जीत लिया, अगले युद्ध की यदि हम बात करें तो अगला युद्ध लड़ता है ये बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, और बच्चों ये बयाना का मैदान है, ये है भरतपुर जिले में 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को यहां पर युद्ध लड़ा जाता है, वो है बयाना का युद्ध। तो यह युद्ध लड़ने के लिए बाबर स्वयं मैदान में नहीं आता है, क्यों? ये आगरा के पास तो आगरा में तो बैठा ही था। तो इसमें मैंने आपको बताया दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, और आगरा से थोड़ी दूर भरतपुर जाट साम्राज्य था ही, और इस भरतपुर के अंदर एक बयाना का दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग को लेकर होता है युद्ध। तो बच्चों इसमें याद रखना कि बाबर को तो हो गया घमंड, बाबर को घमंड हो गया, और सांगा ने बाबर ने कसम खा ली थी सांगा के खिलाफ कि सांगा तू मेरा साथ देने के लिए नहीं है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, पहले तो मुझे बुला लिया मैदान में और तू आया नहीं, तो अब मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा। तो ये चाहता है सांगा से बदला लेने के लिए। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में, और इस युद्ध में जो राणा सांगा है इसकी की पूरी सेना आती है, और यहां पर आता है बाबर का मुख्य सेनापति जिसका नाम था मेहंदी राय खवाजा। मेहंदी राय खवाजा, और इधर अपना है सांगा। अब देखो इस दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को कहा जाता है बयाना की लड़ाई, और यह है भरतपुर के अंदर। मेहंदी राय खवाजा इस युद्ध में बुरी तरह हार जाता है, पराजित होता है, और यहां से भाग कर जाता है बाबर के पास, और बाबर को जाकर बोलता है कि भाई साहब सांगा इतना सस्ता नहीं है, सांगा बहुत महत्वाकांक्षी शासक है, बाबर इतना आसानी से तू सांगा को नहीं जीत सकता। और इसी समय दिमाग खराब हो जाता है, वो होता है बाबर का, और अब बाबर करेगा कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, ठीक है ना। इसको बयाना के दुर्ग की झड़प भी कहा जाता है, याद रख लेना, बयाना की झड़प, बयाना की झड़प। इसमें याद रखना बाबर ने स्वयं ने नहीं लड़ा था, यह ना एक बार मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन भी किया था मेरे से कि सर बाबर की एकमात्र हार तो बयाना की युद्ध में हुई थी। तो बच्चों ये आपकी सोच गलत है। बाबर की एकमात्र जो हार है वो होती है सरायपुर के युद्ध में। बयाना के युद्ध में बाबर की हार नहीं हुई थी, बाबर की हार बयाना के युद्ध में नहीं हुई थी, इस बात को आप दिमाग से निकाल देना। बयाना का युद्ध बाबर स्वयं लड़ने के लिए आया ही नहीं था। तो बाबर नहीं आया तो कौन आया था? तो बाबर का सेनापति आया था, नाम था मेहंदी राय खवाजा। इसी समय सांगा की जो राजपूत सेना है, यह राजपूत सेना एक नारा लगाती है बच्चों, वो नारा था तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। और ये क्यों लगा रहे?
आपको पता है ना क्यों लगा, तैमूर वाली बात कहां से उठी है? तो ये जो बाबर था ना, अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। इसीलिए इस तैमूर ने नवंबर 1398 में भारत पर एक विनाशकारी आक्रमण किया था। इसी आक्रमण को यह दर्शाते हुए या बदला लेते हुए कि हमने न तो ख्वाजा को हराया है, हमने न ही बाबर को हराया है, और राजपूतों का सीधा निर्देश है कि हमने तो इस तैमूर को हराया है, जो तैमूरलंग मध्य एशियाई समरकंद का शासक था, जिसने नवंबर 1398 में भारत पर एक आक्रमण किया था। उस आक्रमण का बदला लेते हुए हमने तैमूर को सीधा हराया, और इसने नारा दिया, तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। यह सेना अब जश्न मनाने लग गई है। यह बनाएगी जश्न, 1 महीने का टाइम देगा। 17 मार्च 1527 को यह फिर मैदान में आ जाएगा। और अब आगे देखते हैं कि खानवा का युद्ध कैसे लड़ता है ना। अब देखो, हम बात करते हैं बच्चों, खानवा के युद्ध की यदि बात की जाए तो इस खानवा के युद्ध में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाबर यह लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर एक बहाना देख रहा है, और बहाना बाबर को कोई मिल नहीं रहा था। इसी समय बाबर ने एक बहाना बनाया था, और वो बहाना बनाता है पीलिया खार नदी को। पीलिया खार नदी, इसको बहाना बनाता है। विवाद स्वरूप पीलिया खार नदी को रखा गया था। यह नदी बच्चों मेवाड़ और मालवा के बीच बहती है। मेवाड़ और मालवा के बीच पीलिया खार नदी बहती है, और मालवा और या सीमावर्ती आगरा इस क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। वो अधिकार कर रखा है बाबर ने। इधर मेवाड़ में बैठा है राणा सांगा। बाबर ने आदेश दिया कि सुन सांगा, हाँ ये पीलिया खार नदी है, ये मालवा और आगरा की सीमावर्ती है, और इस पर मेरा अधिकार है, इसको तुम खाली कर। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, बात है 1519 की। 1519 में अपने सांगा ने किया था मालवा पर अधिकार, और इसी समय मालवा और मेवाड़ का एक समझौता हुआ था। मेवाड़ मालवा समझौते में पीलिया खार नदी का भाग सौंपा गया था राणा सांगा को। 1519 में मालवा मेवाड़ समझौता होता है, और इसी समय सांगा को सौंपा जाता है पीलिया खार नदी का मैदानी भाग। तो इसने कहा बाबर ने कि सांगा नदी का मैदानी भाग खाली कर, तो मना कर देता है सांगा कि भाई साहब नहीं होगा। तो ये बोलता है मैं करवा दूंगा। बोल कोई बात नहीं, तो करवा लेना। दोनों के बीच में युद्ध होता है, वो होता है खानवा का युद्ध। भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंदर है खानवा का मैदान बच्चों, और होता है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। पूरी डिटेल कल वाले वीडियो में बताऊंगा ना, पूरी डिटेल कल वाली क्लास में बताऊंगा आपको। क्यों कि यह अपने मेवाड़ में भी यही टॉपिक चल रहा है। तो इंडिया हिस्ट्री के अकॉर्डिंग खानवा के युद्ध की डिटेल कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ मेवाड़ हिस्ट्री के अंदर है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, तो मैं वो आपको वहां पर बता दूंगा। बच्चों युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, और इस युद्ध के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब ये अचानक से एक कंडीशन लागू हुई थी कि भाई अपने ऊपर एक दबाव डाल दिया गया। इससे पहले बाबर है ना, वो क्या कर रहा था कि बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो बाबर हावी था। राणा सांगा भी डर गया था कि क्या पता क्या होने वाला है। इसी समय राणा सांगा खानवा के मैदान में राणा सांगा क्या करता है, एक नई प्रथा लेकर आता है बच्चों। उस प्रथा का कहा जाता है पाती पर्वन प्रथा। पाती पर्वन प्रथा का प्रचलन करता है। एक तरीके से यह होता है निमंत्रण पत्र। एक तरीके से यह क्या होता है, निमंत्रण पत्र होता है। इसने पाती पर्वन प्रथा को चलाते हुए पूरे राजस्थान के शासकों के पास भेजा था, और इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस प्रथा के तहत राणा सांगा का साथ देने के लिए यहाँ पर 7 तो राजा आ गए थे बच्चों, 9 राव आ गए थे, और 104 सरदार आ गए थे।
राणा सांगा का साथ देने के लिए 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार खानवा के मैदान में तैयार खड़े थे, इसके झंडे के नीचे चले करते थे। इतनी विशाल काय सेना खानवा के मैदान में ले जाकर खड़ी कर देता है राणा सांगा, और सामने वो ही 20,000 सैनिक लेकर आता है बाबर, और वो ही 2 तोपची। अब देखो कौन कौन आए थे, तो वैसे तो मैं पूरी डिटेल कर बता दूंगा, आपको मैं बता देता हूं। चंदेरी का शासक आया था, नाम था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय। जगनेर भरतपुर से आया था बच्चों अशोक परमार। बूंदी से सांगा का ससुर आया था नर्मद हाड़ा। आमेर से आया था अखेराज दुद्दा। मारवाड़ से आया था मालदेव और इसका पिता गांगा। झाला अज्जा। और आया था मेवात से हसन खां मेवाती। चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, बूंदी से नर्मदा हाड़ा और आमेर से अखे राजदूता। मालदेव आया था मारवाड़ से, जाला राजपूत सरदार जाला अज्जा आया था, मेवात से आया था हसन खां मेवाती। और इसमें इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी भी, महमूद लोदी। अच्छे शासक, बड़ी बड़ी सेनाएं राणा सांगा का साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार खड़ी थी। बात है 17 मार्च 1527 की। ये विशाल सेना तो इधर खड़ी है, और इसके सामने बच्चों यहाँ पर खड़ा था बाबर, और बाबर की इस सेना में सबसे आगे बैठे थे यहाँ पर उस्ताद अली, और यहाँ पर बैठा था मुस्तफा अली, मुस्तफा खां। अब देखो इस सेना का सामना इस बाबर को करना है, तो सैनिक स्पष्ट मना कर देते हैं कि भाई साहब हम तो नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, कारण क्या है कि पागल थोड़ी है मैं इतनी बड़ी सेना के सामने 2 आदमी और 20,000 सैनिक लड़ाना। इन देख राजपूत ही राजपूत खड़े हैं, जठे तक नजर जावे ना बैठे तक राजपूत ही राजपूत खड़िया है। सांगा अपनी इस सेना में जोश भरने के लिए इस युद्ध को कहता है कि यह युद्ध नहीं है, यह जिहाद युद्ध है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि यह धार्मिक युद्ध है। आपके सामने जितने भी ये व्यक्ति खड़े हैं, सारे के सारे काफिर खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, इनको मारना अपना फर्ज है, हम इस्लाम की रक्षा करेंगे। इसी जो जिहाद का नारा है वो सबसे पहले बाबर ने दिया था खानवा के युद्ध में। सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, जब बात धर्म पर आ जाती है तो इसी समय बीच में से एक सैनिक बोला कि बाबर आज तेरे इस्लाम क्या याद आयो, कि बाबर आज तेरे इस्लाम क्या याद आयो जब मौत माथा पर आर खड़ी हुई, तो तू एडो ही बड़ो इस्लामिक हो तो या मुसलमान हो तो तू शराब क्यों पीतो। अब देखो आप बात जब बाबर के दिमाग में आई कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी आज शराब बन रही है। बाबर बहुत बड़ो बेवड़े हो, ड्रम का ड्रम जरीकन का जरीकन साथ ही लिया रख तो पतो को नहीं कड़े ठेको को खुलू नहीं मिले जना समस्या हो जावे। एक खातर बाबर इसी समय घोषणा कर देता है शराब बंदी की, कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। वीडियो को टाइम देखो कि तो को गला सो। ठीक है, शराबबंदी की घोषणा कर देता है, जिहाद का नारा देता है और बोलता है आज के बाद में मैं मुसलमानों से तमंगा कर भी नहीं लूंगा। तब जाके सेना थोड़ी बहुत लड़ने के लिए बच्चों क्या होती है, तैयार होती है। इसी समय उस्ताद अली और मुस्तफा खां अपने फायर करने शुरू कर देते हैं। राजपूत सेना का नुकसान हो रहा था। दोपहर 12 बजे की बात थी। ऐसा लग रहा था कि राणा सांगा इसी समय बाबर का काम तमाम करने वाला है। अचानक से बाबर ने एक वार किया, सांगा हो जाता है यहाँ पर घायल।
घायल सांगा के ऊपर नजर पड़ती है जाला अज्जा की तो तुरंत इसको सुरक्षित मैदान से बाहर निकालकर मालदेव को सौंप देता है और मालदेव इसे ले जाता है बसवा दौसा। इसकी बात भी कल हम करेंगे जब मेवाड़ में सांगा पढ़ेंगे, तब कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये यहाँ से ले गया। अब ये जो जाला अज्जा है, जाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह धारण करके सांगा लड़ता है, जाला अज्जा लड़ता है और अचानक से बाबर की नजर पड़ती है कि सांगा लड़ रहा है, तो इसने एक तलवार का वार किया और इस वार के अंदर जाला अज्जा की कट जाती है बच्चों गर्दन। और जैसे इसकी गर्दन कटती है मरता है तो बाबर के दिमाग में बात आती है कि इतना आसानी से मरने वाला व्यक्ति सांगा नहीं हो सकता। कटी हुई मुंडी को जब मुकुट से बाहर निकालता है और देखता है तो ये जो मुंडी थी ये किसकी निकली थी? ये निकली थी जाला अज्जा की। इसी समय ये घोषणा कर देता है कि सांगा तो मैदान छोड़कर कब का भाग चुका और इस युद्ध में मैं हुआ और विजय ही। इसी समय ये काबुल के अंदर, क्यों इसका प्रारंभिक मूल स्थान काबुल था, इसने एक सिक्का चलाया था चांदी का। प्रत्येक घर के में एक एक सिक्का बंटवाता है तथा नई उपाधि धारण करता है कलंदर की, और कलंदर का मतलब होता है धर्म योद्धा, और नई उपाधि धारण करता है बादशाह एक गाजी की। ठीक है ना, ये दो उपाधियां इसकी और ध्यान में रख लेना। क्लास लंबी हो गई बच्चों, बाकी हम बात करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट।